हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हितेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा नहीं बल्कि आपका अपना यूट्यूब चैनल एंटायर विजन ज्ञान का एक नया सूर्योदय। पॉलिटिकल साइंस सीरीज वीडियो सीरीज का ये दूसरा वीडियो जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूं नीति निर्देशक तत्व। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से और इसमें से कंपटीशन एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ टॉप 25 क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बिना देरी किए हम बढ़ते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। ये सारे के सारे प्रश्न ब्रह्मास्त्र वाले प्रश्न हैं दोस्तों। इनको बिना स्किप किए जरूर देखें। हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से प्रश्न फंस जाए और आपको इसका फायदा हो जाए। अब बढ़ते हैं हम दोस्तों हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? ऑप्शन है हमारे पास भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है सी, यानी कि भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित किए गए हैं हमारे संविधान में। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो नीति को निर्देशित करने वाले तत्व जो होते हैं उनको नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। भारत सरकार जो है वो अगर कोई भी कानून बनाती है या कोई भी बिल लाती है तो हमेशा नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखते हुए वो बिल लाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन ना हो। दोस्तों नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हमारे संविधान में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों। दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि ये वाद योग्य नहीं। मतलब राज्य की जो राज्य में रहने वाले जो लोगों के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उन सभी का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से संविधान में किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है उनका यदि उल्लंघन होता है या नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कुछ कमी रह जाती है तो ये वाद योग्य नहीं है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अनुच्छेद 37 जो है वो इस बात का जिक्र करता है कि ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात जो नागरिक है वो इसको लेकर जो है वो कोर्ट नहीं जा सकते, वो इसको लेकर जो है वो न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? हमारे संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है वो हमारे ऑप्शन है अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, अनुच्छेद 36 से 51। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ऑप्शन है दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में या सभी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार जो है वो नीति निर्देशक तत्वों में पाया जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण ये है कि राज्य को लोक कल्याणकारी बनाया जाए और सामाजिक आर्थिक जो विषमताएं हैं उनको दूर किया जाए लोगों के बीच में, और उनको दूर करके सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जाए और लोक राज्य को एक लोक कल्याणकारी स्वरूप दिया जाए जिसमें जो है वो राज्य के अंदर निवास करने वाली जो जनता है, जो नागरिक है, उनको मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि जो है वो उपलब्ध कराई जाए बिना भेदभाव के। और जो अमीरी गरीबी की जो खाई है
आर्थिक जो खाइयां हैं लोगों के बीच में उनको दूर किया जाए और सबके साथ समान व्यवहार किया जाए। यहाँ पे मौलिक अधिकार भी आया है, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में मूलभूत अंतर ये है कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो वाद योग्य नहीं है और मौलिक अधिकारों की प्रकृति उनके जस्ट विपरीत है, ये वाद योग्य है। अर्थात राज्य के द्वारा अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है वो अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के होने के कारण व्यक्ति कोर्ट की शरण में जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में ऐसा नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। अर्थात इनके खिलाफ जो है वो व्यक्ति जो है वो कोर्ट की शरण में नहीं जा सकता है। दोस्तों अगर मैं चाहता तो 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद वाइज मैं आपको किस अनुच्छेद में कौन से नीति निर्देशक तत्व की क्या विशेषता है वो मैं सारा आपको बता सकता था, लेकिन जो जो भी इम्पोर्टेंट लग रहा है परीक्षा की दृष्टि से वो अनुच्छेद मैंने निकाल लिए हैं और उन उन अनुच्छेदों से बनने वाले जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इन टॉप 25 क्वेश्चन में मैंने शामिल किए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि अनुच्छेद पूरे 36 से लेकर 51 तक की आपको डिटेल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, तो मैं आपको जो है वो उसके बारे में डिटेल में एक नया वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि जो मूलभूत जो जहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं वो लगभग सारे मैंने निकाल लिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि इन टॉप 25 क्वेश्चंस को देखने के बाद आपको नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा। बिना देरी के अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है दोस्तों अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन और रूस। दोस्तों सबको पता है कि हमारे नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व को ग्रहण किया है ताकि हम जो है वो समता मूलक एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें जो कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में मददगार साबित हो सके। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है। तो ऑप्शन है हमारे पास वाद योग्य, अवाद योग्य, उपयुक्त दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है अवाद योग्य, यानी कि नीति निर्देशक जो तत्व है वो अवाद योग्य है। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में अगर कोई विवाद होता है तो व्यक्ति जो है वो उसके अगेंस्ट राज्य का नागरिक कोर्ट की शरण में या न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता है। जबकि अगर हम बात करें मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकारों के संदर्भ में यदि किसी तरीके का विवाद उत्पन्न होता है तो नागरिक जो है वो राज्य के विरुद्ध भी कोर्ट की शरण ले सकता है। तो ना मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आएगा वाद योग्य और नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति के संदर्भ में आएगा अवाद योग्य। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित निम्न में से कौन सा तत्व देश की शासन के लिए महत्वपूर्ण एवं आधारभूत है? ऑप्शन है हमारे पास नीति निर्देशक तत्व, प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। दोस्तों ऐसे देखा जाए तो चारों ही तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राज्य की नीतियों का निर्धारण करने के लिए संविधान में जो निर्देशित तत्व है वो है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि इसका सही आंसर है दोस्तों नीति निर्देशक तत्व, जिसके माध्यम से जिसको ध्यान में रखते हुए राज्य जो है वो अपने नागरिकों के लिए नीतियों का निर्माण करता है, योजनाओं का निर्माण करता है ताकि नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य, चिकित्सा और दूसरी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा सकें और राज्य में जो है वो समता मूल पर आधारित सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। दोस्तों हम पॉलिटी सीरीज के हर टॉपिक वाइज टॉप 25 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है वो पूरे जो है वो 1 बाय 1 टॉपिक वाइज में लाता रहूंगा आपके सामने।
और अगर आपको उससे पहले भी अगर किसी टॉपिक विशेष पर कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम जो है वो उस टॉपिक का वीडियो पहले लाएं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट जो बनी हुई है, अगर आपको करंट अफेयर मंथ वाइज चाहिए तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। और दूसरी बात की जो करंट अफेयर के कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे जो है वो मैंने जो है वो स्पेसिफिक वीडियो बनाया है टॉपिक वाइज। आप प्लेलिस्ट पे विजिट करके जरूर देखें इनको। और अगर आपको लग रहा है आपको कुछ फायदा हो रहा है तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके एक लाइक और एक शेयर और एक सब्सक्राइब से मुझे संबल मिलेगा। और मैं डेली जो है वो नई नई वीडियो जो है वो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, मैं वन बाय वन आपके लिए लेकर आता रहूंगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य में ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश प्रदान करता है? हमारे ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 39। और हमारे आज की इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों, ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40। गांधीवादी अनुच्छेद के नाम से या गांधी विचारधारा से संबंध रखने वाला यह अनुच्छेद 40, जो कि ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश प्रदान करता है। इसको गांधी अनुच्छेद भी कहते हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत की विचारधारा कहीं न कहीं गांधी जी की विचारधारा से मिलती हुई थी, अतः इसे गांधी अनुच्छेद भी कहा जाता है। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है? दोस्तों, हमारे ऑप्शन है, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 47। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि अनुच्छेद से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में एग्जाम में पूछे जाने वाला कोई सा भी प्रश्न अब बचने वाला नहीं है। मैंने कोशिश की है कि लगभग जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो अनुच्छेद के माध्यम से नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको मैं शामिल करूं, ताकि आपको इस प्लेटफॉर्म के अलावा कहीं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 51। अनुच्छेद 51 जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो सही आंसर है। यानी कि नीति निर्देशक तत्वों का जो आर्टिकल है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक, यानी कि जो अंतिम जो अनुच्छेद है वो हमें ये बताता है कि इसमें जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में बताया गया है राज्य के द्वारा। और राज्य जो है वो अपने देश के नागरिकों की जो है वो सुरक्षा करेगा और अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है वो स्थापित करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों को संविधान में शामिल करने का प्रमुख ध्येय है। ऑप्शन है हमारे पास, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी प्रजातंत्र की स्थापना करना, या सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। तो हमारे दोस्तों, आज के इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों का जो मूलभूत उद्देश्य है कि समतामूलक समाज की स्थापना करते हुए सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की जाए, और जो नागरिक है उन नागरिकों को प्रति सबके प्रति समानता का भाव रखते हुए ऐसी नीतियों का निर्माण किया जाए जिनसे नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सके और उनका जीवन जो है वो जीने लायक हो, और वो जो है वो समाज के अंदर, राज्य के अंदर सर उठाकर जो है वो जी सके, और कोई भी नागरिक जो है वो कोई भी समुदाय विशेष किसी का शोषण ना करे। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की विचारधारा का प्रतिबिंब भारतीय संविधान में हमें कहां देखने को मिलता है? तो दोस्तों, हमारे ऑप्शन है,
प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में या पांचवी अनुसूची में। दोस्तों क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमाया गया है। हालांकि कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में प्रस्तावना में भी दिया गया है विचार, लेकिन अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में डिटेल में जहां बताया गया है, तो वो हमारा जो सही आंसर है वो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज की अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत की संविधान में वर्णित किया गया एक डैश 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 है। तो क्या यह आर्थिक अधिकार है, क्या यह मौलिक अधिकार है, क्या यह मौलिक कर्तव्य है, क्या यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि यह जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है कि समान कार्य के लिए समान वेतन के प्रावधान होंगे, राज्य इनकी व्यवस्था करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक अंग है समान कार्य समान वेतन। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक एक शेयर और एक सब्सक्राइब से मुझे संबल मिलेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूंगा। और पॉलिटी सीरीज की जो दूसरे जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको वन बाय वन, जो उनके जो टॉप टॉप मैन जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं उनकी एक पूरी सीरीज बनाएंगे, ताकि आपको कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी यही कोशिश है कि आपको मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें वन बाय वन अवेलेबल करा दूं प्लेलिस्ट के माध्यम से। दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको करंट अफेयर के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो मेरे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप जो है वो वन बाय वन मंथ की करंट अफेयर देख सकते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे एशिया कप, जैसे राष्ट्रमंडल खेल, ग्रामीण ओलंपिक, इन पे मैंने जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज करंट अफेयर का पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, जो आपके लिए एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के ऑप्शन है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो कि मूल अधिकार है, समानता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है, समान कार्य के लिए समान वेतन और अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण ये भी मूल अधिकार है। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों जो 36 से 51 जो नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में प्रदर्शित किए गए हैं अनुच्छेदों में, उनमें समान कार्य के लिए समान वेतन का जो जिक्र है वो अनुच्छेद नंबर 39 यानी 39, अनुच्छेद नंबर 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन आया है। दोस्तों ये एग्जाम के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट जो अनुच्छेद है उसको उनको मैंने शामिल करने की कोशिश की है ताकि आपको कहीं और भटकना ना पड़े। अब हम बिना देरी किए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। उक्त नीति निर्देशक तत्व या उक्त नीति निर्देशक का सिद्धांत जो है वो संविधान के कौन सी अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है 48, 48, 49, 46 या 51, 48, 49, 46, 45। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 48, यानी कि अनुच्छेद 48 जो है वो हमें ये बताता है कि देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास जो है वो राज्य करेगा। 48 क 48 क में जो है वो इसका विवरण दिया गया है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के संदर्भ में राज्य की जो जिम्मेदारी है उसका। दोस्तों ये अनुच्छेद से संबंधित जो भी क्वेश्चन जो आपके सामने मैं दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के नजरिए से, इसको बिल्कुल स्किप ना करें और बिल्कुल मिस ना करें।
दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत की विदेश नीति से है? ऑप्शन है हमारे पास 49, 48 का, 50 और 51, यानी कि 49, 48 का, 50 और 51। तो इस दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51। यानी कि राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी विदेश नीति बनाए जिससे राज्य का जो है वो राज्य का जो प्रभाव है वो विश्व पटल पर एक उभर कर सामने आए, एक श्रेष्ठ देश या एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। और दूसरी बात कि राज्य अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कानूनों के माध्यम से ऐसा कोई भी नेगेटिव प्रयास नहीं करेगा, ऐसा कोई भी गलत कानून नहीं बनाएगा जिससे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो सुरक्षा है, हमारी जो संप्रभुता है, उसको कोई खतरा हो। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और परीक्षा में आने लायक प्रश्न है दोस्तों ये। हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39 क और ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। 39 क दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगर राज्य के अंदर निवास करने वाला कोई नागरिक अपनी अ, कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से अगर जो है उसको न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, या विधिक स्थिति जो है उसको उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उसको जो है वो जस्टिस नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का ये कर्तव्य है कि उसको वकील मुहैया कराए और उसको जो है वो उचित न्याय प्रदान करे। तो यह जो है वो परीक्षा के नजरिए से काफी अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन था कि 39 क, जिसके अंदर समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख संविधान की किस अनुच्छेद में है? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये। ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 45। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 44, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड या समान नागरिक संहिता या समान सिविल संहिता जो है उसका उल्लेख किया गया है। ये जो कि आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आजकल चर्चाओं में है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों का संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है 42, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी 49। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 49। और अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक व स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और अगर ऑप्शन मैं बात करूं अनुच्छेद अनुच्छेद 42 की, तो दोस्तों अनुच्छेद 42 के अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि प्रसूति सहायता का उपबंध जो है वो अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अनुच्छेद 44 मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 45 बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जिसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य का उचित प्रबंधन, यानी कि प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 45 है। या ऐसा कह सकते हैं कि आंगनवाड़ी शिक्षा जो है वो भी अनुच्छेद 45 के अंतर्गत आती है, क्योंकि आंगनवाड़ी शिक्षा के अंतर्गत जो है वो 6 वर्ष से नीचे आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा होती है। अर्थात जो है वो प्री प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड जो 45 अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है?
तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 49। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 जो है उसमें ये उल्लेख किया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, जिसमें अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। तो 51 में दोस्तों जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। 52 जो है वो हमारे नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में नहीं आता है। हमारा नीति निर्देशक तत्वों का जो सेक्शन है वो है 36 से 51। बात करूं अनुच्छेद 49 की, तो अनुच्छेद 49 के बारे में मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों का संरक्षण। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने का उल्लेख जो है संविधान की किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 46, ऑप्शन सी 47, ऑप्शन डी 51। और दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 51 के अंदर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने के संदर्भ में जो है वो उल्लेख किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में। और अगर मैं बात करूं अनुच्छेद 36 की, तो अनुच्छेद 36 में जो है वो समता मूल्य पे आधारित सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और राज्य के लोक कल्याणकारी जो स्वरूप है उसके संदर्भ में जो परिभाषा राज्य की दी गई है वो अनुच्छेद 36 में दी गई है। और अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 में दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान जो है वो दिया गया है। तो अनुच्छेद 46 में जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए शिक्षा, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक न्याय का प्रावधान है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 47 की, तो 47 जो अनुच्छेद है उसके अंदर जो है वो मद्य निषेध और पोषण और स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो राज्य करेगा। इसका जो उल्लेख जो है वो अनुच्छेद नंबर 47 में दिया गया है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर मैंने जो है वो 4 क्वेश्चन बताए, क्योंकि 4 अनुच्छेदों के बारे में मैंने जानकारी दी है आपको, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ भी सकती है। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 48 क, ऑप्शन बी 49, ऑप्शन सी 49 क और ऑप्शन डी 39 क। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाला हूं, ये क्वेश्चन आपके पाले में मैंने डाला है। आप इसका आंसर जो है वो सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपको पता चले कि ये क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। सर आप सर्च करोगे तो हो सकता है एक दो और जानकारी आपको मिल जाए। दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों मैं अगली वीडियो जो है वो पॉलिटिकल साइंस की अगले टॉपिक की लाऊंगा और अगले महीने के जो करंट अफेयर है उसकी जो वीडियो है वो भी मैं लाने वाला हूँ। और पिछले महीनों के करंट अफेयर अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक देने वाला हूँ। और भी जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है उसकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। और जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं आ रही है दोस्तों, तो वो प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप जरूर देखें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।